ब्रेक पर स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाख आखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ को आम कही था राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति में देखा राजनैतिक गुरुत्वपूर्ण खबर बिहार विधानसभा निर्वाचन प्रथम पर्याय शेष हो जाता बेले पुणी थे प्रचार आरंभ होती तेज यह परिप्रेक्षी में एक जनसभा को संबोधित करने अवसर में कांग्रेस सांसद तथा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रतिक्रिया रही भोट चोरी को नहीं से निजर प्रतिक्रिया रखिंट। राहुल गांधी कहते मु पूरा प्रमाण सहित प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम देखाई हरियाणा रे केउ भली भाव निर्वाचन होई नथिला बरं भोट चोरी होइथिला। मतलब हरियाणा में इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में 8 में से 1 वोटर फर्जी था। बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में वोट देते हैं और फिर चुनाव के समय वही लोग हरियाणा में भी वोट देते हैं। ब्राजील की महिला का नाम 22 बार, उसका चेहरा 22 बार वोटर लिस्ट पे आता है। एक बूथ में एक महिला 200 बार वोट दे सकती है। एक बूथ में एक महिला, उसकी फोटो 200 बार आती है वोटिंग लिस्ट पे। एक घर में 500 वोटर, हमने लोगों को भेजा, वहां पे 500 लोग नहीं रहते। दूसरे घर में 50-60 वोटर, हमने वहां भेजा, वहां वोटर नहीं रहते। भाई और बहनों, मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मैं आपको कह रहा हूं और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की, और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। हमें आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलती। तो भाइयों और बहनों, ये बिहार की जनता को नहीं समझे। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे। अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में आंकड़ों के साथ हाथ में सबूत है, इसलिए हमने प्रेजेंटेशन किया। और इसलिए मैं आज स्टेज से कह रहा हूं, 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार, दोनों चोरी की सरकार है। अब सवाल उठता है, ये चोरी क्यों करते हैं? ये चोरी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए, अरबपतियों की मदद करने के लिए, आपकी जमीन अदानी अंबानी जैसे लोगों को देने के लिए, आपके अस्पताल, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपकी कॉलेजेस प्राइवेटाइज करने के लिए,
ये वोट चोरी की जाती है। मतलब हरियाणा में इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में 8 में से 1 वोटर अन्यपटे राहुल गांधी बयान को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। से कहते राहुल गांधी सुनार चामल सहित जन्म होती से गोटे स्टार्टअप चलाउछंती जो स्टार्टअप आधार होउछि मिछ कहबा एवं मिछ तथ्य को विस्तार करबा। बारंबार से एभली मिछ तथ्य को रखुछंती। से 3 दिन तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम रे हाइड्रोजन बम रो कथा कहितले किंतु तांकर ही हाइड्रोजन बम संपूर्ण विफल हो जाइछि। देखिए अभी अभी उन्होंने 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक हाइड्रोजन बम डालूंगा ऐसे कहा था, वो फूस हो गया। मैं देश की पत्रकारों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने प्रमाण सह उनकी अनर्गल बात को, झूठी बातों को बेनकाब किया। जो व्यक्ति खुद ही झूठा है, खुद ही गलत तथ्य की सौदागरी करता है, वो एक नई स्टार्टअप चला रहे हैं जिस स्टार्टअप की मूल काम है एक झूठ की नैरेटिव खड़ा करना, उसके ऊपर गहन रिसर्च करना, उस रिसर्च के आधारित झूठ को फैलाना। इनको ये मुगालत में है। ये गोल्डन स्पून से मुंह पे गोल्डन स्पून लेके जन्मा हुआ रसूखदार परिवार की व्यक्ति ये एक दिवालियापन की दौरे में जा रहे हैं। सर एक और सवाल इसी से संबंधित है कि राहुल गांधी का कहना है कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप जो फर्जी वोट है, वो चुनाव आयोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बीजेपी इसका बचाव कर रही है और एक तरह से अमित शाह जी और संविधान पर हमला कर रहे हैं, बीजेपी नरेंद्र मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं, बार बार ये इस चीज को कह रहे हैं कि संविधान पर हमला कर रहे हैं। देखो राहुल गांधी जी से दिवालिया व्यक्ति कोई नहीं है। मैं झूठा व्यक्ति भी नहीं कहूंगा, उनको मानसिक दिवालिया व्यक्ति कहता हूं। दिवालिया व्यक्ति को पता नहीं चलता वो कह क्या रहे हैं। चुनाव आयोग की समय वो लेते हैं, जाते नहीं है। चुनाव आयोग के सामने कोई तथ्य नहीं रखते हैं, एफिडेविट देते नहीं है। सिर्फ एक नाटक करना, आरोप करके भाग जाना, थूक के भाग जाना, ये उनकी राजनीतिक चरित्र बना है। ये एक नेता प्रतिपक्ष स्तर की व्यक्ति से शोभा नहीं देती। और एक आखिरी सवाल सर, एक्सपेक्टेशन होगा और सेकंड फेज क्या लग रहा है, किधर जा रहा है? फर्स्ट फेज जैसे ही हुआ, सेकंड फेज ऐसे ही होगा। अच्छे टर्नआउट होगा, एनडीए को बहुत बड़ी बहुमत मिलेगी। क्या 2/3 से भी ज्यादा? देखो मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ी स्पष्टता के साथ कहूं, बहुत बड़ी जनादेश एनडीए को बिहार में मिलने वाला है। देखिए अभी अभी उन्होंने 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक हाइड्रोजन बम डालूंगा ऐसे कहा था, वो फूस हो गया। मैं देश की पत्रकारों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने प्रमाण सह उनकी अनर्गल बात को, झूठी बातों को बेनकाब किया। जो व्यक्ति खुद ही झूठा है, खुद ही गलत तथ्य की सौदागरी करता है, वो एक नई स्टार्टअप चला रहे हैं जिस स्टार्टअप की मूल काम है एक झूठ की नैरेटिव खड़ा करना, उसके ऊपर गहन रिसर्च करना, उस रिसर्च के आधारित झूठ को फैलाना। इनको ये मुगालत में है। ये गोल्डन स्पून से मुंह पे गोल्डन स्पून लेके जन्मा हुआ रसूखदार परिवार की व्यक्ति ये एक दिवालियापन की दौरे में जा रहे हैं। सर एक और सवाल इसी से संबंधित है कि राहुल गांधी का कहना है कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप जो फर्जी वोट है, वो चुनाव आयोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बीजेपी इसका बचाव कर रही है और एक तरह से अमित शाह जी और संविधान पर हमला कर रहे हैं, बीजेपी नरेंद्र मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं, बार बार ये इस चीज को कह रहे हैं कि संविधान पर हमला कर रहे हैं। देखो राहुल गांधी जी से दिवालिया व्यक्ति कोई नहीं है। मैं झूठा व्यक्ति भी नहीं कहूंगा, उनको मानसिक दिवालिया व्यक्ति कहता हूं। दिवालिया व्यक्ति को पता नहीं चलता वो कह क्या रहे हैं। चुनाव आयोग की समय वो लेते हैं, जाते नहीं है। चुनाव आयोग के सामने कोई तथ्य नहीं रखते हैं, एफिडेविट देते नहीं है। सिर्फ एक नाटक करना, आरोप करके भाग जाना, थूक के भाग जाना, ये उनकी राजनीतिक चरित्र बना है। ये एक नेता प्रतिपक्ष स्तर की व्यक्ति से शोभा नहीं देती। और एक आखिरी सवाल सर, एक्सपेक्टेशन होगा और सेकंड फेज क्या लग रहा है, किधर जा रहा है? फर्स्ट फेज जैसे ही हुआ, सेकंड फेज ऐसे ही होगा। अच्छे टर्नआउट होगा, एनडीए को बहुत बड़ी बहुमत मिलेगी। क्या 2/3 से भी ज्यादा? देखो मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ी स्पष्टता के साथ कहूं, बहुत बड़ी जनादेश एनडीए को बिहार में मिलने वाला है।
देखिए, अभी अभी उन्होंने 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक हाइड्रोजन बम डालूंगा ऐसे कहा था, वो फूस हो गया। मैं देश की पत्रकारों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने प्रमाण सह उनकी अनर्गल बात को, झूठी बातों को बेनकाब किया। जो व्यक्ति खुद ही झूठा है, खुद ही गलत तथ्य की सौदागरी करता है, वो एक नई स्टार्टअप चला रहे हैं जिस स्टार्टअप की मूल काम है एक झूठ की नैरेटिव खड़ा करना, उसके ऊपर गहन रिसर्च करना, उस रिसर्च के आधारित झूठ को फैलाना। इनको ये मुगालत में है। तेज अन्यपटे केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले राहुल गांधी प्रतिक्रिया को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखी कहते जे राहुल गांधी सबुबले मिछ आरोप लगाइबारे माहिर, बारंबार इलेक्शन कमिशनर एवं ईवीएम को दोष दे आज यही अवस्था पहुंची, तथापि राहुल गांधी आरोप लगाइबा छाड़ू नाहंती। हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि भाई वंदे मातरम का जो हमारा नारा था, वंदे मातरम हमारी अस्मिता है, लेकिन इसमें कांग्रेस के जमाने में उसमें टूट फाट की थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाया, बात सही है। कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम को तोड़फाड़ किया ही था, लेकिन देश के विकास को भी तोड़फाड़ किया था। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी ना रोड हमारी ठीक थे, ना किसान है, दलित है, आदिवासी है, और किसान है, महिला है, युवा है, गरीब है, ऐसे लोगों के लिए तरफ ध्यान नहीं दिया था। गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी जी ने दिया था, लेकिन गरीबों को हटाने का काम हुआ, और इतने सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी आरोप लगाने में एक्सपर्ट है, ऐसे हर बात इसी तरह की बातें करते रहते हैं। लोकसभा में जब उनको इतनी बड़ी सफलता में मिली तो हमने आरोप नहीं लगाया था कि उन्होंने वोट चोरी किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इतने साल सत्ता में रहेगा वोटों की चोरी होती थी, और इलेक्शन लिस्ट में सब ठीक ठाक होना चाहिए, इसके लिए हमारा विरोध नहीं है। मतलब एक आदमी 2 जगह पर वोटिंग करेगा, ये ठीक नहीं है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने अभी ये निर्णय ले लिया है कि भाई हर स्टेट में मतलब उसकी जांच होगी, और जहाँ 2 जगह पर जिनका नाम है उन्होंने एक जगह पर वोट देना चाहिए। वोट चोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने ध्यान देने का भी आश्वासन दे दिया है, और जिस तरह वोटों में वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी हमेशा होती भी है, ये आज नहीं पहले से होती है। मतलब पहले भी इसी तरह की गड़बड़ियाँ होती थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक जगह पर 10-10, 20-20, 25 लोगों के नाम भी ऐसा है एक एड्रेस पर, ये भी बात अच्छी नहीं है। इसीलिए भी इलेक्शन कमीशन इसकी पूरी जांच कर रहा है, और जो भी मतलब उसमें गलतियां है उसको सुधारने का काम इलेक्शन कमीशन के द्वारा होगा। तो मुझे लगता है कि ये वंदे मातरम में तोड़ फाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी के जमाने में हुआ था, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आरोप लगाया है ये आरोप सही है। हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि भाई वंदे मातरम का जो हमारा नारा था, वंदे मातरम हमारी अस्मिता है, लेकिन इसमें कांग्रेस के जमाने में उसमें टूट फाट की थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाया, बात सही है। कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम को तोड़फाड़ किया ही था, लेकिन देश के विकास को भी तोड़फाड़ किया था। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी ना रोड हमारी ठीक थे। अन्यपटे वंदे मातरम संगीत को 150 वर्ष पूरण होता बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिक्रिया उपरे निजर बयान रखिंट कांग्रेस वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित। से कहते अज्ञानी लोकों को नहीं कौन प्रतिक्रिया देवाई मु चाहूना, तेज जाणी रखा उचित जे राष्ट्रीय संगीत जनगण मन अधिक आम अधा गाई न था, संपूर्ण गाई था। देखिए, सीधी बात है, ये जो भी है बीजेपी के नेता, मुझे नहीं लगता इन्हें कुछ भी समझ है, और ना समझ को जवाब देना भी नहीं चाहिए। पहली चीज, हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनमन गण, वो भी ट्रंकेटेड गाया जाता है ना, या पूरा गाते हैं? जनमन गण के कुछ ही स्टैंजा गाए जाते हैं, पूरे स्टैंजा नहीं गाए जाते। वंदे मातरम पहले मैं इनको बता दूं, इनके तो अगर आप सीआर केसवन जी की बात कर रहे हैं तो शायद इनके तो पुरखे कांग्रेस में रहे हैं, और ये भी कांग्रेस में थे जब तक कि हमको पता चला कि ये उतने लायक नहीं है कि इनको कुछ पद मिले, तो फिर कांग्रेस छोड़ के भाग गए। इनको ही नहीं पता है कि सबसे पहले वंदे मातरम को अगर किसी बड़े पटल पर गाया गया था तो कांग्रेस के सेशन में 1896 या 1897 में गाया गया था, और उस समय एक मुस्लिम कांग्रेस का अध्यक्ष था,
उसके बाद कांग्रेस के सेशंस में हमेशा गाया गया है। हमने तो कभी नहीं सुना कि संघ के सेशन में या हिंदू महासभा के सेशन में या इनकी पूर्वजों की पार्टियों के सेशन में कभी कोई इस तरीके का गीत गाया जाता हो। उसमें देखिए, जो आनंद मठ कविता जो लिखी गई थी उसमें वो सन्यासी और फकीर रेबेलियन एक ऐतिहासिक इवेंट था, और उस सन्यासी और फकीर रेबेलियन में कोई भी चीज सांप्रदायिक नहीं थी। अगर आप सही इतिहास पढ़ें, व्हाट्सएप का इतिहास जैसे आजकल ताजमहल का नाटक चलता है उस तरीके का पढ़ें तो चलो भाई दूसरी बात है, पर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी दो एक तो ज्ञानी होंगे जो कुछ समझते होंगे। 99.9% तो ज्ञानी है उसमें, चलिए उनकी मैं बात नहीं करता हूं। तो आनंद मठ की जो निकल कर आई थी किताब, उसमें कुछ हद तक उस पूरे इंसिडेंट को, जो एक इकोनॉमिक रिएक्शन था, जो एक लूट और अत्याचार और शोषण के खिलाफ सन्यासियों का फकीरों का एक रिबेलियन था, उसको एक सांप्रदायिक रंग दिया गया था और उसमें कुछ एक हिंदू मुस्लिम की बात कही गई थी। ठीक है, वो उपन्यास था, उपन्यास में बहुत उत्कृष्ट बातें भी है, पर इस कारण से वंदे मातरम जो उसमें बहुत कमाल की एक कविता लिखी गई है, उसमें कुछ ऐसे अंश हैं जो कभी कभी लगता है कि किसी एक समुदाय पर एक कुछ वो प्रश्न खड़े करते हो, लेकिन उसमें माँ भारती की भी बहुत वंदना है। और उसमें जैसे अगर ये माँ दुर्गा या और कहते हैं तो बात वो नहीं थी, बात ये थी कि वो जो बात थी उसमें इस कारण से कांग्रेस के वो उस अधिवेशनों में भी गाया जाता था। इनफैक्ट वंदे मातरम का नारा वहीं से प्रसिद्ध हुआ और राष्ट्रीय पटल पर आया। तो 1935, 36, 37, 37 में बल्कि नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस, ये पता नहीं बोस, नेताजी बोस का क्यों नहीं नाम लेते हैं। नेताजी बोस ने दोनों ने मिलके ये कहा कि हम क्या पूरी कविता गाएं, और इसलिए जब पत्र लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर को कि भाई इसमें से कौन से स्टैंजा हम रखें कौन से नहीं रखें, उसमें पंडित नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों की शिरकत थी। नेताजी का नाम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि नेताजी को भी ये सांप्रदायिक दिखाना चाहते हैं ना, ये चाहते, इनको तो ऐसा लगता है कि हो सकता है आरएसएस के ही रहे हो नेताजी, तो इनकी हिम्मत नहीं सच बोलने की। इन दोनों नेताओं ने कहा तब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और रविंद्रनाथ टैगोर में आप इस तरीके का कोई सवाल नहीं उठा सकते कि वो सांप्रदायिक थे या वो अपीजमेंट वाले थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि ये पहले 2 या 3 स्टैंजाज जो हैं वो अपने में ही बहुत माँ भारती की वंदना करते हैं, वो पर्याप्त है। और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी गीत जिसको राष्ट्रीय स्तर पर या किसी अधिवेशन में गाया जाता है 10-10, 5-5, 8-8 मिनट नहीं गा सकते। जैसे राष्ट्रगान जब किया गया, अगर आप पूरी वो कविता रविंद्रनाथ टैगोर जी की गाएंगे तो उसमें शायद 7-8 मिनट लग जाएंगे। 7-8 मिनट का क्या राष्ट्रगान हो सकता है? इसलिए कुछ स्टैंजाज उसमें चुने गए। ये एक व्यवहारिक पक्ष भी होता है और एक उसमें एक संवेदनशीलता का पक्ष भी होता है। इनको हर चीज में अगर सांप्रदायिकता दिखती है और इनको अगर कविता पढ़नी नहीं आती है, वंदे मातरम समझ में नहीं आता है कि उनके तमाम स्टैंजाज क्या कर रहे हैं, फिर बेवकूफ। देखिए सीधी बात है, ये जो भी है बीजेपी के नेता, मुझे नहीं लगता इन्हें कुछ भी समझ है, और ना समझ को जवाब देना भी नहीं चाहिए। पहली चीज, हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनमन गण, वो भी ट्रंकेटेड गाया जाता है ना, या पूरा गाते हैं? जनमन गण के कुछ ही स्टैंजा गाए जाते हैं, पूरे स्टैंजा नहीं गाए जाते। वंदे मातरम पहले मैं इनको बता दूं, इनके तो अगर आप सीआर केसवन जी की बात कर रहे हैं तो शायद इनके तो बिहार निर्वाचन को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ति कांग्रेस सांसद तथा वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी। से कहिछन्ति जे जो माने गोटे समय अधिक मतदान को नहीं जो प्रतिक्रिया देथिले, वर्तमान से प्रतिक्रिया रु एनडीए वाला ओहरी जाउछन्ति कोन पई, एवं एथि सहित से कहिछन्ति जे बिहार रे जो युवक मानकर आंदोलन देखिबा को मिलुछि, यह एक विराट परिवर्तन रो संकेत देउछि। में पहली बार इसकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, इसको लेकर एनडीए के लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे हैं कि जब ज्यादा पोलिंग हो, निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा है, तो आज पलट क्यों रहे हैं? यह सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। युवा जिस तरह निकला है, बेरोजगारी और यहाँ पे जो इनकी आपस की लड़ाई है, तो उसके कारण निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है। एनडीए के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी काफी धूप सेक के चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हार देख के दिमागी संतुलन भाजपा अपना न खोए। हार होती रहती है, जीत होती रहती है,
राहुल गांधी आज नाम है शक्ति का, राहुल गांधी नाम है आज संघर्ष का। और इनकी जो दो बड़े नेता थे, इनके खिलाफ अगर किसी ने मजबूती से आवाज उठाई है तो हमारे नेता राहुल गांधी ने उठाई है, और आज देश की जनता इस बात को मानती है। एक चीज मैं जरूर कह देना चाहता हूं, बिहार का चुनाव अब एक मुद्दे पे आकर रुक गया है। मैं दोहरा देता हूं, बिहार का चुनाव अब एक मुद्दे पे आ गया है। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का। बिहार की क्रांति की धरती है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन दोनों ने मिलकर बिहार को कठपुतली बनाना चाहा, दबाना चाहा, उसके खिलाफ आज बिहार में पहली बार इतनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। इसको लेकर एनडीए के लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे हैं कि जब ज्यादा पोलिंग हो, निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए, कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा है। तो आज पलट क्यों रहे? अन्यपटे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार प्रथम पर्याय निर्वाचन को नहीं प्रतिक्रिया रखी कहते बहु जनमत बीजेपी सपक्ष रही, जहां में राय नहीं जे निश्चित बहुमत पुणी थे एनडीए सरकार गठिबा को जाउछि। भाई जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है। पिछले एक साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूं कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। बट जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, मैं मरोड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे, 14 की 14 सीटें पॉजिटिव हैं और मैं मान रहा हूं कि ये सीटें भी हम लोग जीत रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा का वीडियो ट्वीट करके कहा है, उन्होंने कहा है कि 14 नवंबर को ईवीएम रिपीट निकलने वाला है। ये सारी बातें कहने का मैं समझ सकता हूँ, चुनाव का समय है, उनको भी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखना है, इसीलिए वो ये सारी बातें कह रहे हैं। बट हर वो व्यक्ति जो बिहार की राजनीति को समझ रहा है और जो देख रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और पूरा एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। और जिन लोगों को वापस से ईवीएम का जिन निकलते हुए समझ में आया, तो ये तो वही लोग हैं ना जो अभी तक ईवीएम को गाली दे रहे थे। अब इन लोगों को एक नया बहाना मिल गया है एसआईआर का लेके, और वोट चोरी बोलकर ये अब नए बहाने के ऊपर ही आ गए। बट अभी कुछ समय पहले तक तो इनको ईवीएम का जिन इन्हीं को खाने के लिए निकलता था, इनको लगता था कि उसमें धांधली हो रही है। बहरहाल ईवीएम से जिन निकलेगा जरूर 14 तारीख को, बट वो एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए निकलेगा। भाई जो ये दावे कर रहे हैं, अन्यपटे जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला बडगाम रे उपनिर्वाचन पर प्रचार करुवा समय कहते जे एठारे एक विश्वविद्यालय स्थापन करिवार लक्ष्य रखा जाइछि एवं बीसीसीआई सहित कथा मध्य होइछन्ति एवं आमे मध्य एहा कहिछु जे एठारे हमको एक क्रिकेट एकेडमी मध्य स्थापन करिवार आवश्यकता अछि, तबे खूब शीघ्र एने कार्य आरंभ हेबो बोली ओमर अब्दुल्ला कहछन्ति। जब बडगाम गांदरबल के लोगों ने
2008 में उनकी खिदमत करने का मौका दिया। मैंने गांदरबल में एक नई यूनिवर्सिटी कायम करके वहां लोगों का शुक्रिया किया। मेरा इरादा है और अल्लाह करे कि आगा महमूद साहब कामयाब हो। जरूर मेरा पूरा इरादा है कि जिस तरह 2008 के बाद मैंने गांदरबल को एक यूनिवर्सिटी दी, इंशाल्लाह 2025 के बाद मैं बड़गाम को एक यूनिवर्सिटी दूंगा। जरूर इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आज कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां आईपीएल के मैच हो सके, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा सके, जहां क्रिकेट की एकेडमी हो। मेरी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया बीसीसीआई से मुकम्मल बातचीत चल रही है और अल्लाह गवाह है, जब मेरी उनसे बात हुई कि यहां कश्मीर में न सिर्फ ग्राउंड बल्कि ग्राउंड के साथ एक क्रिकेट एकेडमी नया बनना चाहिए, जिस तरह वो जम्मू में कठुआ में बनाने की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा अगर ग्राउंड बनेगा, अगर एकेडमी बनेगी तो इंशाल्लाह बड़गाम असेंबली हल्के में हम इसको जरूर लेकिन ये तब मुमकिन होता है जब हुकूमत आपकी अपनी होती है, जब नुमाइंदा आपका अपना होता है। अब मेरे मुखालिफ निकले यहां बिजली पे सियासत करने के लिए, ठीक है, मैं यहां खड़े होकर ये कह सकता हूं कि मुझे ये बिजली के मीटर विरासत में मिले, लेकिन हकीकत ये भी है कि इनको लगाने का सिलसिला मैंने बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया वो भी मैं समझाऊं। दो वजूहात। एक, आमतौर पे हमारा तजुर्बा ये रहा है कि मीटर लगाने से बिजली का बिल जो है वो कम होता है, लेकिन दूसरी बात, हमने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है कि जहां 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल हो वहां बिजली का बिल जो है माफ करेंगे, मुफ्त करेंगे। लेकिन बिजली का बिल बिना मीटर के हमें पता नहीं चलता, ये सच्चाई है। हम अग्रीमेंट करके 200 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं दे सकते। बिजली मुफ्त सिर्फ वहां जा सकता है जहां मीटर लगा हो और मीटर के तहत हमें पता हो कि बिजली कितनी इस्तेमाल हो रही है। अगर आपको मीटर नहीं लगाना है मत लगाइए। अग्रीमेंट के तहत आपका बिजली का बिल जितना चढ़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि 200 यूनिट मुफ्त जो हमारा पूरा वादा है और इंशाल्लाह उस वादे पे हम जल्द से जल्द अमल करेंगे, अगर आप लोग चाहते हो कि उसमें आपको भी फायदा मिले। देखुले वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण राजनीतिक खबर को नहीं राजनीति समय एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखु थांतु कलिंग फाटक। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।